नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। ग्रेड थर्ड के लिए लेवल 2 में साइंस में टॉपिक वाइज प्रश्नों की हमारी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश। प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि एनसीईआरटी की बुक पर आधारित रहेंगे। ठीक है साथियों, और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जामिनर घुमा फिरा के भी प्रश्न बनाता है। ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट पर आधारित है। सरल, बहुत सरल टॉपिक है। कुछ भी इसमें ऐसा समझने जैसा या रटने जैसा कुछ मतलब कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, है ना। आराम से चीज़ें समझ में आ जाती हैं और कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं हमें कि प्रतिबिंब हम कहाँ लेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो सरल टॉपिक है, बिल्कुल कठिन नहीं है। डेफिनेटली इससे एक या दो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए। चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने प्रश्नों को। बिल्कुल सरल प्रश्न परावर्तन से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका पहला ही प्रश्न जो कि आरएसएसबी बोर्ड यानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है। पूछे गए प्रश्न से हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जैसे प्रकाश का टॉपिक है, ध्वनि का टॉपिक है। जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके ऊपर आप ज्यादा इसमें फोकस कीजिएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्री ग्रेड थर्ड का अपना तीसरा जो पेपर है वो 31 जनवरी को अपना होगा, यानी कि कल ये पेपर अपना हो जाएगा। आज 30 जनवरी है, कल 31 जनवरी को अपना ये पेपर होगा। रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पेपर का स्तर अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार निम्न में से सही है। एक, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दो, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है। तीन, आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है। ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही इसका उत्तर आएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं किसके लिए? प्रकाश के परावर्तन के लिए। लेकिन क्या सभी सतहों के लिए ऐसा जरूरी है? नहीं। देखिए, परावर्तन दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं समतल दर्पण, है ना, समतल सतह के लिए, या एक प्रकार से उबड़ खाबड़ सतह के लिए, इस प्रकार से अपने या फिर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का नाम दे दे। तो परावर्तन के नियम तो सभी जगह लागू होंगे, लेकिन प्यारे साथियों, जो समतल सतह होती है वहीं पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है ना। अगर सतह उबड़ खाबड़ होगी तो वहां ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होने का जो नियम है वो वहां नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ आपका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अब ये प्रश्न साथियों याद होना चाहिए आपको। समतल दर्पण से जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो एक बात तो कि जितना अपना आकार है खुद का, उतना ही आकार हमारे प्रतिबिंब का हमें दिखता है। दूसरा, सीधा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सीधा होता है, और सीधा प्रतिबिंब अगर है तो उसके साथ हमेशा आभासी शब्द जुड़ेगा। वास्तविक के साथ उल्टा, या उल्टा शब्द है तो उसके साथ वास्तविक जुड़ेगा हमेशा। सीधा है तो आभासी। हम दर्पण में जब खुद को देखते हैं तो सीधे ही देखते हैं, सीधा है मतलब आभासी है। ठीक है, तो आभासी, सीधा और बिंब के बराबर। बिंब का मतलब होता है साथियों वस्तु। वस्तु यानी कि हम अपना चित्र देख रहे हैं तो हम लोग खुद क्या हैं? वस्तु हैं, बिंब है ना। और जो हमारे छाया चित्र उसमें बनता है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, तो आभासी व सीधा बिंब के बराबर। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर साथियों रहेगा, समतल दर्पण के लिए। ठीक है, समतल दर्पण के लिए यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रकाश पथ में रखी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? देखिए, जब प्रकाश के पथ में हम एक अत्यंत छोटी वस्तु रख देते हैं तो उसके प्रकाश टकराएगा तो उसके कोनों से क्या होगा? वो एक प्रकार से बिखर जाएगा उसके कोनों से, है ना। तो उसके कोनों से मुड़ प्रकाश की किरणें क्या है? मुड़ती हैं, है ना। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं साथियों? इसी प्रभाव को विवर्तन कहा जाता है। इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है? विवर्तन प्यारे साथियों कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका आंसर बनेगा। ठीक है,
प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? आभासी प्रतिबिंब को, या आभासी को काल्पनिक बोलते हैं, तो आभासी या काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 सही होगा। कक्षा 8 की किताब का यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला, अवतल दर्पण की प्रकृति होती है अभिसारी, अपसारी, 1 व 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। देखिए अवतल दर्पण जो है उसका काम क्या है? अवतल दर्पण का कि प्रकाश को एक जगह केंद्रित करना, है ना, एक जगह उसका फोकस एक जगह डालना। तभी तो गाड़ी की जो आगे की हेडलाइट होती है उसमें टॉर्च वगैरह होती है, उसकी जो आगे का शीशा होता है वो अवतल दर्पण का होता है, ताकि लाइट जो है वो एक जगह जाके गिरे। ठीक है, तो लाइट को एक जगह लाने का काम करता है, अभिसरित करने का काम करता है अवतल दर्पण। तो ये अभिसारी दर्पण होता है, यानी कि अभिसारी इसकी प्रवृत्ति होती है, प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है। अभिसारी का मतलब चीजों को एक जगह इकट्ठा करना, वही अभिसारी। अपसारी मतलब फैलाना। अगर हम साइकोलॉजी की भाषा में बात करें तो एक तो आपका चिंतन होता है अभिसारी चिंतन, ठीक है, और एक अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन अच्छा माना गया है वहां, है ना। तो अभिसारी चिंतन जो, सॉरी, अभिसारी जो है वो यहाँ सही उत्तर आपका रहेगा। अपसारी कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो, अपसारी हो जाएगा, फैलाने का कार्य करे प्रकाश को। फिर है निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन है, 1 मिनट। हाँ जी, निम्न में से सत्य कथन है। पहला, अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण के लिए वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक। उत्तल दर्पण में सदैव आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता साथियों, ठीक है, और सीधा बनता है। और अवतल में क्या बनता है? अवतल दर्पण में आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, एक विशेष कंडीशन को छोड़ के। अब देखिए वो कंडीशन क्या है, देख लीजिएगा, है ना। जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण की जो सारणियां आपकी बुक्स में दी हुई है, वो सारणियां आपको अच्छे से तैयार रहनी चाहिए साथियों, वहां से डेफिनेटली प्रश्न बन सकता है। तीसरा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, यानी उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और वो जो केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र होगा। मतलब क्या है, जैसे ये गोला है ना, और इसको काट के हमने क्या बनाया, एक दर्पण हमने बना लिया। तो यहां से लेके यहां, ये है ना, ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या क्या कहलाएगी, ये दूरी क्या कहलाएगी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और ये जो बिंदु है, ये केंद्र, ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है साथियों, ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो ये भी सही है, सारी बातें ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सत्य कथन है आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सभी सतहों के लिए समान नहीं होता है। आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सभी सतहों के लिए समान नहीं होता है, सही पॉइंट है। अभी अभी पहले प्रश्न में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। सभी के लिए नहीं होता है बराबर, सिर्फ समतल सतह के लिए होता है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी से दोगुनी होती है, R बराबर 2F। ठीक है, यही पढ़ते हैं हम, बिल्कुल सही है ये भी। तो दोनों ही कथन ठीक है, इसलिए ऑप्शन 3, 1 व 2 दोनों सही है ना। सत्य कथन पूछा था अपने को। अगला प्रश्न, दंत विशेषज्ञ मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं। देखिए जो अवतल दर्पण होता है वो चीजों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। इसीलिए जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो दांतों को देखने के लिए, है ना, बड़ा करके देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग। बाकी उत्तल दर्पण छोटा कर देता है वस्तुओं को। निम्न में से उत्तल दर्पण का उपयोग है, एक वाहनों के अग्रदीपों में, अग्रदीप मतलब हेड लाइट्स जो होती हैं, हेडलाइट्स, है ना, हेड लैंप्स, आगे की लाइट जो होती हैं वो। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में, या उपरोक्त सभी। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग पूछा है हमें, तो वाहनों के अग्रदीपों के रूप में तो किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है।
और दाढ़ी बनाने के दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं और सामान्य तौर पे समतल दर्पण का ही करते हैं। सामान्य तौर पे घरों में हम देखें तो समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, लेकिन अवतल का भी किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, हमारा चेहरा हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। एक दर्पण है, अभी यही पड़ा है कमरे में, उसमें एक साइड में, आपको यहां से दिखाऊंगा तो सही समझ में नहीं आएगा, ये दर्पण मैं आपको दिखाना चाहूं, देखिए दिखेगा तो नहीं, इसमें सही से आपको पता नहीं चलेगा। ये जो साइड है इस दर्पण की, ये वाली साइड, ये तो इसकी समतल है, और ये साइड इसके साथियों अवतल, अवतल। इसमें चेहरा जो है वो बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो दाढ़ी वाड़ी बनाने में, है ना, मूछें वगैरह बनाने में, या चेहरे के किसी विशेष पॉइंट को हमें ध्यान से देखने में ये काम में आता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ समतल का भी हो सकता है निश्चित तौर पर। वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में निश्चित तौर पर समतल का किया जा सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण का करते हैं ताकि अधिक दूरी तक हमें स्पष्ट दिखाई देता है, चीजें जितना आकार है उससे थोड़ी छोटी दिखाई देती हैं, वस्तुएं होती पास में लेकिन हमें दिखाई देती है कि वो दूर है। इसीलिए साइड वाले दर्पण में देख करके कभी भी गाड़ी को क्रॉस नहीं, है ना, ओवरटेक नहीं करना चाहिए, या फिर कट नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साइड वाले में हम देखेंगे कि गाड़ी जो वो दूर है, जबकि एक्चुअल में वो पास होती है। तो गाड़ी में एक और शीशा लगा होता है अंदर केबिन में, उसको देख करके सही दूरी का पता लगता है, वो समतल दर्पण होता है, ठीक है। तो उसको देख करके दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। पार्श्व ग्लास से हम ये पता लगा सकते हैं भाई हाँ, पीछे गाड़ियां हैं, और उत्तल दर्पण है तो बड़ा एरिया कवर कर लेता है, बड़े एरिया को हम देख सकते हैं पीछे, ठीक है। तो पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ सही उत्तर इसका रहेगा, ठीक है। अब देखिए, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? अब देखिए प्यारे साथियों, साफ शब्द बोला गया है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा मतलब आवर्धन, यानी एम का मान यहाँ क्या है, 3 दे रखा है ना, 3 गुना हो रहा है, तो -3 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि साफ बोला प्रश्न में वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक के साथ उल्टा शब्द आता है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस लगेगा, ठीक है। उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो क्या लगेगा? माइनस। क्यों? क्योंकि जो मुख्य अक्ष रेखा होता है उसका उसके नीचे की तरफ जो प्रतिबिंब बनता है उसी को उल्टा प्रतिबिंब हम बोलते हैं, है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी उल्टा, यानी कि -3, ठीक है। और m बराबर क्या होता है, यहां क्या दे रखा है हमें, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब, बिंब यानी u का मान दे रखा है, का 3 गुना आवर्धित वास्तविक m का मान दे रखा है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है दर्पण से, तो v का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए m बराबर होता है u और v की फॉर्मेट में -v/u, -v/u होता है साथियों। अब यहां से आप देख सकते हो माइनस से माइनस कट जाएगा, v/u का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा प्यारे साथियों 3। अब यहां से v और u का मान हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं जितने भी बिंब होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो हमेशा, चाहे कोई सा भी दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वो हमेशा की हमेशा बाईं साइड में ही रखी जाती हैं, बाईं साइड में रखी जाती हैं। इसलिए प्यारे साथियों यहां माइनस लगेगा बाईं साइड में। जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसके अनुसार यहाँ पे प्लस अक्ष होता है, इधर माइनस अक्ष होता है, इधर प्लस का वाई होता है ना, और इधर माइनस का वाई होता है। अगर यहाँ पर बीच में, अगर बीच में हमारा दर्पण है ना, बीच में हमारा दर्पण अगर मान लीजिए है, ठीक है, 1 मिनट, लेंस बना दिया ये तो, है ना। अगर बीच में हमारा दर्पण है कहीं, या बीच में अगर दर्पण है, इस जगह बीच में दर्पण है, तो ये वाला बायां हिस्सा हो जाएगा, ये दायां हिस्सा हो गया। बाएं हिस्से में यानी माइनस में चीजें आएंगी, ठीक है। तो -10 बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो v बराबर आ जाएगा -30, ठीक है, -30 सेंटीमीटर। और माइनस ये बताता है कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये भी बाईं ओर ही बनेगा, ये भी इधर ही बनेगा, ठीक है। तो -30 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न नंबर 10 था ये आपका। हाँ जी।
जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है, यानी कि सीधा हम उसको देख सके बिल्कुल क्षितिज के समांतर इस प्रकार से, है ना, समीप हो, तो खाली स्थान के कारण बड़ा प्रतीत होता है, हमें वो बड़ा दिखाई देता है। ये होता है साथियों अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अब देखिएगा, आप कभी भी जैसे एक बॉल हमने ली और बॉल को किसी कांच के पात्र में, थोड़ा बड़ा पात्र हो कांच का, उसमें क्या किया हमने, पानी ले लिया और उसमें बॉल को डाल दिया, और फिर साइड से, जैसे ये पात्र यहाँ रखा है तो यहाँ साइड से हम इसको देखेंगे तो बॉल हमें थोड़ी बड़ी दिखाई देगी। एक्चुअल जो उसकी साइड है उससे थोड़ी सी बड़ी बॉल हमें दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। तो उसका कारण भी है अपवर्तन। सिक्का डाल के देखेंगे थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, पैंदा थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, वो सारे के सारे कारण होते हैं अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन एक यहाँ सही उत्तर साथियों आपका रहेगा। अगला प्रश्न, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, इनमें से किस में प्रकाश तीव्रता से चलता है। देखिए प्यारे साथियों, हमने अपवर्तनांक के मान पढ़े और जल का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.33, ठीक है, 1.33, और केरोसिन तेल का अपवर्तनांक होता है 1.44 और तारपीन तेल का 1.47 अपवर्तनांक होता है, ठीक है। अब अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वह माध्यम उतना ही सघन होगा, है ना। तो यानी कि अपवर्तनांक ज्यादा तो माध्यम क्या हो गया, सघन हो गया। लिख देता हूं मैं यहां पे, अपवर्तनांक प्रोपोर्शनल सघनता, ठीक है। यानी जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतना ही वो सघन होगा, ठीक है। तो यहां हम बात करें जल की, तो जल क्या हो जाएगा, विरल, ठीक है। और जितना ज्यादा सघन होगा प्रकाश की चाल उसमें उतनी कम होती जाएगी, है ना। भाई विरल माध्यम है यानी कि कण कम है, कण दूर दूर है, तो प्रकाश की किरण को चलने में आसानी होगी, सीधी सी बात है ना। जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाएगा, टाइट होता जाएगा माध्यम, वैसे वैसे उसमें से गुजरने में दिक्कतें आएंगी, परेशानी आती है ना। तो जितना अपवर्तनांक ज्यादा होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम हो जाएगी, तो 1/वेग, 1/, ठीक है। तो इस किस में प्रकाश की चाल तीव्र होगी, तो देखिए जिसका अपवर्तनांक सबसे कम है उसमें वेग ज्यादा होगा, अपवर्तनांक ज्यादा तो वेग कम, अपवर्तनांक कम तो वेग उसमें ज्यादा। तो यहाँ अपवर्तनांक किसका कम है, जल का अपवर्तनांक कम है, तो इसमें इसका वेग जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो उत्तर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है साथियों। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको, यहां से अपवर्तनांक वाले से देख लेना आप, एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता ही बनता है साथियों, लगभग बनता है। निम्न में से सही नहीं है, दिए गए दो माध्यमों में प्रकाश के वेग का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, दो माध्यम अपने पास है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, दूसरे में क्या है, वो जो वेग का अनुपात है वही अपवर्तनांक, अभी हमने बात की पीछे, तो पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा, अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, घनत्व और प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। सॉरी, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ये गलत है। जो बैंगनी रंग होता है उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम किसका होता है, सबसे कम अपवर्तनांक, ये होता है लाल रंग का। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसीलिए उसका विक्षेपण भी कम होता है, ठीक है। उसका वो विक्षेपित भी अपनी जो उसका पथ है उससे कम होता है, कम कोण पर विक्षेपित होता है। और अपवर्तनांक जो बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका विक्षेपण भी बहुत ज्यादा होता है। बात करें तरंगदैर्ध्य की, तो तरंगदैर्ध्य इनके विपरीत होती है, यानी बैंगनी रंग का अपवर्तनांक तो सबसे ज्यादा होता है लेकिन तरंगदैर्ध्य सबसे उसकी कम होती है। लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य वो सबसे ज्यादा
है ना, और जबकि अपवर्तनांक सबसे कम होता है और विक्षेपण भी सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका सही नहीं है वो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, अवतल लेंस के लिए जब बिंब अनंत पर हो, अगर बिंब अनंत पर है तो कहां बनेगा प्रतिबिंब? फोकस F1 पर बात कर रहे हैं अवतल लेंस की। फोकस F1 पर, फोकस F1 व प्रकाशिक केंद्र O के मध्य 3 आभासी सीधा तथा बिंदुवत और 1 व 3 दोनों सही। यानी अवतल लेंस के लिए जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब के लिए कौन सी बातें सही हैं? एक तो यह कि जब अनंत पर प्रतिबिंब होगा फोकस F1 पर बनेगा अवतल लेंस के लिए, एक तो ये पॉइंट सही है। दूसरा, आभासी सीधा तथा बिंदुवत बनेगा, हमेशा छोटा बनता है, तो आभासी सीधा, सीधा आभासी आ गया तो सीधा आएगा ही, है ना, तथा बिंदुवत, तो एक भी सही है, 3 भी सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्यारे साथियों, ये सारणियां जो है ना अवतल लेंस उत्तल लेंस के लिए, ये वही याद कर लेना बहुत ध्यान से, यहां से प्रश्न बनेंगे एग्जाम में निश्चित तौर पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? निम्न में से सही है, निम्न में से सही है, पहला है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 1 व 2 दोनों, और न तो एक न ही दो सही। यानी देखिएगा उत्तल लेंस है, ये मैंने लिखवाया भी बहुत अच्छे प्रकार से, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है और अवतल की होती है ऋणात्मक। दोनों कथन सही, इसलिए 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका। अब ये प्रश्न है न्यूमेरिकल कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, कितनी दूरी पर रखें बिंब को लेंस से, यानी v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी ये u का मान हमें दे रखा है, और हम जानते हैं लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है प्यारे साथियों। ठीक है, सब जानते हो, और फोकस दूरी f की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी? माइनस का आएगा 15। क्यों आया माइनस? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है जबकि उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होती है, तो यहाँ माइनस में 15 ले लिया, 15 माइनस का आ गया। ठीक है, और u की वैल्यू, ठीक है, देखिए रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर, एक मिनट, कितने सेंटीमीटर दूर बोला है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, 1/v-1। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, u की वैल्यू पूछिए ना हमें, बिंब को कितनी दूरी पर रखें ताकि ये v की वैल्यू है 1/v-1/u इक्वल्स टू 1/f, ताकि रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की दूरी है ये भाई, है ना, माफी चाहूंगा इसके लिए। और अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस में जिधर आपका प्रतिबिंब होता है उधर ही प्रतिबिंब होता है, तो यहां पर आपका साथियों देखिएगा u की वैल्यू कितनी है, एक मिनट, u की तो फाइंड आउट करनी है हमें, v की जो वैल्यू है वो क्या है, देखिए जिधर बिंब उधर ही प्रतिबिंब होता है अवतल लेंस में, इसलिए v की वैल्यू, अगर भाई हम जानते हैं बिंब आपका बाईं तरफ होता है हमेशा, तो बिंब का मान माइनस में आएगा, तो प्रतिबिंब भी उधर ही होगा अवतल लेंस में, तो यह भी -10 हो जाएगा, तो v की वैल्यू हो जाएगी -10। अब इसमें रख दो, तो 1/-10 माइनस 1/u और बराबर में 1/-15। ठीक है, अब यहां से माइनस माइनस कॉमन आगे कट जाएगा ये तो, ठीक है, फॉर्मूला सही लगाया हमने, कोई दिक्कत नहीं, 1/u, एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, ये आपका माइनस का 1/u इधर रख लेते हैं, ये 1/-10 है, ये माइनस का 1/15 और ये प्लस का 1/10 हो गया।
ये 30, एलसीएम हमने ले लिया, ये माइनस का 2, ये 10 तियां 30 प्लस का 3, यानी 1/30 आ गया किसका, प्लस का। इधर माइनस का 1/u इक्वल्स टू 1/30 आ गया, तो u बराबर आ जाएगा माइनस का 30, माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है, माइनस का मतलब यह क्या है, बाईं ओर है ना, यानी कि वस्तु बाईं ओर है, 30 सेंटीमीटर बाईं ओर है, 30 सेंटीमीटर बाईं ओर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों इसमें तो। हाँ जी, निम्न में से सही नहीं है। एक, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण व अपसरण करने की मात्रा कोई उसकी क्षमता, लेंस की क्षमता इसी को कहते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्ट्री होता है। फोकस दूरी क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोकस दूरी जो है वो क्षमता ए प्रोपोर्शनल 1/d लिख दें, या फिर लिख दें d प्रोपोर्शनल 1/f, एक ही बात है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ये, तो ये भी ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, सही नहीं है ये पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा अपना। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? किसी गोलीय दर्पण और लेंस, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, और यहां फोकस दूरी क्या दे रखी है, यहां फोकस दूरी दे रखी है ऋणात्मक। फोकस दूरी ऋणात्मक दे रखी है, इसका मतलब निश्चित है कि ये अवतल लेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अवतल लेंस की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें भी फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। तो अवतल दर्पण और आपका अवतल लेंस दोनों में ही जो फोकस दूरी है वो माइनस में होती है, इसलिए दोनों ही क्या होंगे, अवतल होंगे। अच्छा प्रश्न है, आपकी बुक एनसीईआरटी में आगे सीधा सीधा ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न दिया गया है, वहीं से मैंने इसको लिया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्रश्न नंबर 19, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, तब यह लेंस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब, यह लेंस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा। यह लेंस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बना पाएगा, प्रतिबिंब की तीव्रता कम होगी। और ऑप्शन आपके पास में ये रहे सारे के सारे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है उत्तल लेंस, ये लीजिए उत्तल लेंस हम ले लेते हैं एक। ठीक है, ये आ गया उत्तल लेंस अपना, ये क्या आ गया अपना, उत्तल लेंस आ गया। ये प्रकाशिक केंद्र से होता हुआ प्रकाशिक अक्ष हो गया अपना। यहां पर ये फोकस मान सकते हैं आप, इतनी ही दूरी पर फोकस इधर मान लीजिए आप, ये कहीं यहाँ है ना। और इस फोकस से आगे एक मोमबत्ती हमने रख दी है, एक मोमबत्ती हम लोगों ने यहाँ रख दी है। इस मोमबत्ती से प्रकाश की लाइन यहाँ जाएगी, गिरेगी इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ से इस प्रकाशिक केंद्र से होती हुई, ये क्या फोकस है। ये प्रकाशिक केंद्र से होती हुई लाइन गुजरेगी और यहाँ इसको काटेगी आगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ कहीं मान, तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या किया हमने, ये जो आधा भाग है ना, ये आधा भाग इसको हमने काला कर दिया है, या इसके ऊपर कोई कपड़े से हमने कागज से ढक दिया है। ये लीजिए, इसको हमने कागज से ढक दिया साथी। यही तो बोला, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया, ढक दिया, उसके बाद में भी देखिए प्रतिबिंब बनता है, लेकिन प्रतिबिंब जो है वो थोड़ा कम, हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उसकी तीव्रता कम होती है, स्पष्ट नहीं होता इतना, है ना। तो प्रतिबिंब बनेगा, पर यह लेंस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बना पाएगा
बिल्कुल सही है, लेकिन प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। यानी ऑप्शन आपका 2 और 3 दोनों ही कथन सही है, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा, 2 व 3। अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी की बुक का प्रश्न है, लिख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी। निम्न में से असत्य है, एक प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में, बिल्कुल सही है, आवर्ती नहीं बदलेगी कभी भी, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, ठीक है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कण व तरंग दोनों माना जाता है। देखिए असत्य पूछा तो दूसरा ही कथन आपका असत्य है, केवल दो, क्योंकि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को न तो कणीय माना गया है और न ही इसकी प्रकृति तरंगीय मानी गई है, न कणीय न तरंगीय। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कण न तो कण है न ही तरंग है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ आपका सही उत्तर होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है आपकी, ठीक है। चलिए, मानव नेत्र अभिनेत्र की, देखिए मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके, मानव का जो नेत्र होता है वो, उसमें जो अभिनेत्र लेंस होता है, जो कि उत्तल लेंस होता है, कि फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर, ऐसा फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण, यानी कि ऐसा ये कौन सा गुण कहलाएगा जिसकी वजह से वह, यानी कि एक प्रकार से फोकसित कर देता है प्रकाश की किरणों को। तो फोकसित करने का कारण है समंजन, इस क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता। बिल्कुल आसान प्रश्न है, एनसीईआरटी की बुक का आगे का जो पाठ के आगे प्रश्न होते हैं उसमें दिया हुआ है। फिर हम मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो इसको बोलते हैं अपन दृष्टि पटल, कॉर्निया, परितारिका या पुतली। तो इसको बोलते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल के ऊपर ही प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। अल्पतम दूरी भी बोल तो, या सुस्पष्ट दर्शन की जगह निकटतम दूरी या निकट दूरी। सीधा प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए निकट दूरी है या निकटतम दूरी है, तो वो है 25 सेंटीमीटर, जहां से उसको स्पष्ट दिखाई दे जाता है, ठीक है, स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये इसका आंसर होगा, सभी को पता है इसके बारे में भी। अगला प्रश्न हमारा, सामान्य पुरुष के लिए दूर बिंदु है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, निकट बिंदु जिसको स्पष्ट रूप से कितना निकट लाएं कि स्पष्ट रूप से देख सके, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसको निकट बिंदु बोलते हैं, यानी कि यहां निकट दूरी या निकट बिंदु, निकट बिंदु ज्यादा सही शब्द रहेगा, निकट बिंदु, निकट बिंदु ही पूछा जा सकता है, ठीक है। दूर बिंदु क्या होगा, तो दूर बिंदु होगा 25 सेंटीमीटर, 250 मीटर, 25 किलोमीटर या अनंत। देखिए हम अपने नेत्र से कहां तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं, सही बात है। क्योंकि अगर बीच में किसी भी प्रकार का अवरोध अगर नहीं होगा, है ना, जैसे अपन आसमान की तरफ देखें तो हम काफी दूर तक, अनंत तक हम उसको माप नहीं सकते, हम देख सकते हैं। क्यों? एग्जाम्पल देखिए, तारे जो हैं, है ना, हमसे इतनी दूर हैं लेकिन वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो वो दूरी आप थोड़ी माप सकते हो कितनी दूर है हमसे, तो अनंत ही आएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। अब ये मत पूछ लेना कि सर यहाँ से मैं जयपुर नहीं देख सकता या यहाँ से झुंझुनू नहीं देख सकता, ऐसे नहीं होता, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें बुक में यही दिया गया है। अगला, निकट दृष्टि दोष उपचार में प्रयुक्त लेंस है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और द्विफोक्सी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए साथियों, ये जो प्रश्न आते हैं ना, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इसमें कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि निकट दृष्टि का नाम, यानी कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही होगी, जबकि होता उल्टा है, होता इसमें उल्टा है। निकट दृष्टि दोष मतलब जिसको दूर की वस्तु न दिखाई दे, सबको पता है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस। दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसका फोकस सही नहीं बन पा रहा है, और फोकसित करने का कार्य अवतल लेंस करता है, ठीक है।
अवतल लेंस हो गया अपना ना। तो ऑप्शन नंबर 1 या अवतल लेंस का ही काम हो गए, अवतल लेंस आ जाएगा। और दूर दृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर निम्न में से सही है। एक, मानव आंख का लेंस उत्तल होता है। 2, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक पर उल्टा होता है। 3 है, मानव को विभिन्न रंगों का आभास शंकु कोशिकाओं के कारण होता है। देखिए, मानव आंख का लेंस उत्तल होता है, लेंस उत्तल होता है, सही है। रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, ये भी ठीक है। मानव को विभिन्न रंगों का आभास शंकु कोशिकाओं के कारण होता है, बिल्कुल सही है। शंकु और शलाका 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। शलाकाओं का काम है जब अंधेरा होता है बहुत ज्यादा, उसमें भी हम देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरे में देखने में मदद करती है शलाका कोशिकाएं। शंकु कोशिकाओं का कार्य रंगों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, सारे ठीक है, ऑप्शन 4 सही होगा। हाँ जी, एक बच्ची जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा देखती है ना। शरीर का मध्य भाग समान आकार का तथा पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण के समायोजन का क्रम बताओ। भाई, इस प्रकार से एक लड़की एक दर्पण के सामने खड़ी है। ठीक है, ये दर्पण हो गया। इस दर्पण के सामने एक लड़की जो है वो खड़ी है। अब क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कुछ इस प्रकार का। कुछ इस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो छोटे और कर देते हैं थोड़े से। हाँ जी, कुछ इस प्रकार का प्रतिबिंब जिसमें उसका सर है वो बड़ा हो गया है, मध्य भाग जैसा था वैसा ही है, पैर नीचे के छोटे हो गए। तो हमने अभी पढ़ा था कि अवतल दर्पण का उपयोग किसमें करते हैं हम। अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं, देखिए यहाँ एक दर्पण यहाँ लगा हुआ है, एक दर्पण यहाँ लगा हुआ है और एक दर्पण नीचे। ये तो है अवतल दर्पण। क्यों भाई? क्योंकि अवतल दर्पण चीजों के चित्र को बड़ा कर देता है। ये तो है अवतल दर्पण। जैसा हमारा आकार वैसा ही दिखाएगा कौन? समतल दर्पण। वास्तविक रूप हमें दिखा देता है समतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या दिखाएगा? उत्तल दर्पण दिखाएगा चीजों को छोटा करके। उत्तल दर्पण पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग में लेते हैं हम गाड़ियों में, है ना। तो ये उत्तल दर्पण। तो अवतल समतल उत्तल, अवतल समतल उत्तल, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही उत्तर होगा। आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में, है ना। स्क्रीनशॉट चाहो तो साथियों आप इसका ले सकते हो। प्रश्न नंबर 27 था ये। हाँ जी। दर्शे वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है लाल, पीला, नीला, बैंगनी। मैंने बताया था आपको, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी की होती है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक बैंगनी का होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, सबसे ज्यादा विक्षेपण बैंगनी का, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी की। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी? लाल रंग की। सबसे कम अपवर्तनांक किसका? लाल रंग का। सबसे कम विक्षेपण किसका? लाल रंग का। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न आपका, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है? दोनों का होता है 180 डिग्री, एक का होता है 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से दिया गया, याद रख लीजिएगा, है ना। दोनों का, दोनों नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होता है। ठीक है साथियों, दोनों का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अंतिम प्रश्न देखते हैं इस टॉपिक का।
इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको एनसीईआरटी की बुक से जरूर कंप्लीट करना, वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न देखिए, शायद पटवारी या ग्राम सेवक में है वो प्रश्न है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है कि मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है। एक, ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक बढ़ता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के अपवर्तनांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और चौथा है प्रकीर्णन। इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले बताना चाहूंगा आपको कि जो समतल दर्पण है उससे संबंधित बिंबों प्रतिबिंबों की संख्या निकालने वाला एक तो वो प्रश्न देख लेना, ठीक है। दूसरा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस से संबंधित जो बिंब को कहाँ रखें, कहाँ प्रतिबिंब बने, वो देखना। दूसरा, इनके जो न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे बनते, ज्यादा बड़े नहीं बनते, वो देख लेना। एक लेंस क्षमता वाला देख लेना, ठीक है। ये चीजें देख लेना आप, यहां से आपको प्रश्न देखने को लगभग मिल जाएगा। तो मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण, सबसे पहले मृग तृष्णा यानी मिराज जिसको हम बोलते हैं, मृग तृष्णा का बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कारण कौन है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां ऑप्शन में कहीं नाम ही नहीं दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये प्रश्न गलत है। क्यों गलत नहीं है भाई, लेकिन पूछा बहुत अलग तरीके से इस प्रश्न को, है ना। मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण, कारण कौन है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिएगा, मृग तृष्णा का निर्माण कब होता है, सर्दियों में कि गर्मियों में? तो सब लोग बोलेंगे सर गर्मियों में होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि उस समय सूरज चमकता है तेज। सूरज क्या चमकता है? तेज चमकता है। और तेज जब चमकता है तो ये जो सतह होती है, ये जो सतह है ना, ये एक पेड़ हम बना लेते हैं। ये जो सतह है अपनी, है ना, इस सतह पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ेंगी और किरणें पड़ने की वजह से यहां जो हवा थी, है ना, ये कहां चली जाएगी? ऊपर की तरफ। ये कहां भाई? सतह के पास में जो हवा थी वो गर्म होगी, गर्म होके हवा ऊपर उठ जाएगी। यानी कि यहां माध्यम क्या हो गया? सतह के पास का माध्यम क्या हो गया? विरल। और ऊपर का माध्यम क्या होता चला गया? सघन। ऊपर माध्यम सघन होता गया, नीचे माध्यम विरल होता गया, है ना। अब देखिए, जितना माध्यम सघन होता है उसका अपवर्तनांक भी उतना ही ज्यादा है। अपवर्तनांक ज्यादा। माध्यम अगर सघन होता है तो अपवर्तनांक ज्यादा होता है। माध्यम अगर विरल होता है तो अपवर्तनांक कम होता है। अपवर्तनांक कम होता है। अपवर्तनांक, है ना, यहां नहीं है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, सघन माध्यम अपवर्तनांक ज्यादा, विरल माध्यम अपवर्तनांक कम। यानी कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो अपवर्तनांक बढ़ता जा रहा है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक बढ़ता है, यही इसका उत्तर होगा। और वैसे भी हम जानते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, जब वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर परावर्तित होती है या अपवर्तित होती है, तो वो उसी माध्यम में आ जाती है वापस से, है ना। इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और उसी सिद्धांत पर आधारित है मृग तृष्णा, है ना, यानी कि मृग मरीचिका मिराज, है ना। यानी ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक बढ़ता है, यही इसका उत्तर रहेगा, ठीक है। तो सघन से देखिए, ये सघन माध्यम यहां से ही आ रही है प्रकाश किरणें विरल माध्यम में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कंसेप्ट यहाँ पे आराम से लग जाता है। अब ये सघन विरल का नाम ही नहीं है यहाँ, सघन और सघन को मैंने आपको जोड़ के बताया था अपवर्तनांक से, वो दे दिया। सघन ज्यादा अपवर्तनांक ज्यादा, है ना। ऊपर सघन है यानी ऊपर अपवर्तनांक ज्यादा, नीचे कम। नीचे से ऊपर जाएंगे अपवर्तनांक बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 2 ही इस प्रश्न का उत्तर आपका रहेगा। तो प्यारे साथियों, स्क्रीनशॉट चाहो तो इसका भी आप ले सकते हो। ऐसे प्रश्न जो है वो बन जाते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और ये जो प्रश्न है ना, ये निश्चित ही देखने में लग रहा है बिल्कुल थोड़ा सा, अभी तो आपको सरल लग रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है अभी तो, है ना। लेकिन एक्चुअल में ये प्रश्न कठिन एग्जाम के टाइम में लगता है। यानी
यानी जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं उस समय जब ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न हमारे सामने आता तब दिमाग नहीं चलता है, तब दिक्कतें आती हैं। तो कैसे हल करना है? सबसे पहले मर्ग तृष्णा, मर्ग तृष्णा नाम आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तो सभी को पता है कि इसकी वजह से ऐसा होता है और यही प्रश्न बनता है कि मर्ग तृष्णा, तो ऑप्शन में हमें कहीं ना कहीं पूर्ण आंतरिक परावर्तन मिलेगा, लेकिन नहीं था। हमारे दिमाग में पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी, यानी कि प्रकाश किरण सूर्य से आएगी, यानी कि ऊपर सघन माध्यम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा से, है ना। ये गर्म हो रही हवा, ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब सघन से विरल, सघन से विरल में आ रही है कौन? प्रकाश की किरण। यानी कि ऊपर कौन है? सघन, क्योंकि ऊपर से आती है प्रकाश की किरण, नीचे से थोड़ी जाएगी। तो प्रकाश की किरण आ रही है सघन से विरल माध्यम में। सघन ज्यादा यानी अपवर्तनांक ज्यादा, अपवर्तनांक ज्यादा, अपवर्तनांक ज्यादा, अपवर्तनांक या ज्यादा हो गया, और यहाँ अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा, सीधा सा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रकाश के टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करूंगा आपको ये प्रश्न जरूर ही पसंद आए होंगे। अगले वीडियो में हम ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे प्यारे साथियों, और फिर एक और टॉपिक, और आपकी साइंस जो टॉपिक वाइज प्रश्नों की सीरीज हमारी समाप्त होगी। और यकीन मानिएगा इस सीरीज से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, या इनसे जुड़ते हुए प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। प्यारे साथियों, प्री ग्रेड 3rd की जो अपनी सीरीज है उसको निश्चित तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का, और फायदा भी आपको उससे मिलेगा। बहरहाल अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी तबीयत का ध्यान रखें, पढ़ाई में अच्छे प्रकार से, भले प्रकार से लगे रहें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आपका जो रिवीजन, 2 रिवीजन आपके होने, 20 दिन वाला रिवीजन अभी चल रहा होगा आपका, और बहुत अच्छे से चल रहा होगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।